नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले, जो कि आपका खान सर के द्वारा जो 12वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 2 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न पूरा आज आपका कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा। अब वीडियो को भी 1.25x पे, मैक्सिमम 1.25x पे देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं तो इसके कारण थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अभी, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग साथ में बोलेंगे, भारत माता की जय। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री किस जगह पर खोली थी? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री किस जगह पर खोली थी? तो आपका सबको पता भी है, आपको मछलीपट्टनम में जो है सब 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में सबसे पहले आपको कहाँ खोली थी? तो मछलीपट्टनम में खोली थी। ध्यान रखिए, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ध्यान में रखिएगा, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट पर स्थित है। याद रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट को प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। बताए, गांधी जी के दर्शन के अनुसार आदर्श सत्याग्रही सिंपल निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कोड दिया हुआ है, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? गांधी जी के दर्शन के अनुसार आदर्श सत्याग्रही के बारे में। देखिए, पहले तो जगह सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, देखिए अन्याय का विरोध करते हुए स्वेच्छा से कष्ट करना चाहिए, सहना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। 3 में आपका है, दुरायोगी से घृणा करनी चाहिए लेकिन अन्याय का विरोध करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। किसके? गांधी जी के दर्शन के अनुसार आदर्श सत्याग्रही के बारे में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 की क्या बोल रहा है आपका। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्या बोल रहा है? कोई घटना दिया हुआ है, उसको कालानुक्रम में आपको सजाना है। ध्यान रखिएगा। चलिए सजाते हैं। देखिए, पहला आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा, गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो गया? चलिए बताइए। दूसरा आपका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का विकास। ध्यान में रखिए, ये आपका दूसरा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का विकास, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा, गांधी जी भारत लौटे, फिर गांधी जी भारत लौटे, ये आपका तीसरा हो गया। फिर साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था, ये चौथा नंबर। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए, खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता गांधी जी के करीब सहयोगी के रूप में उभरा? बताइए, खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता गांधी जी के करीब सहयोगी के रूप में उभरा? सहयोगी के रूप में आपका उभरा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उभरे थे। ध्यान में रखिए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह 1918 के दौरान महात्मा गांधी के सबसे करीब सहयोगी में से एक के रूप में उभरे। यह आंदोलन सूखे के कारण फसल खराब होने के बाद भू राजस्व वसूली को निलंबित करने की मांग को लेकर शुरू किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 80 बताइएगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत सटीक से आप लोग को कराया जा रहा है विथ डिफिनेशन के साथ में। अब बताइए, देखिए इसमें कथन मतलब आपको, देखिए ये आपका जो है सो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब 1 लाइनर रहेगा, उसमें आपको सोल्यूशन हम दे देंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग आंसर यहीं से मिला लीजिएगा। बताइए, निम्नलिखित विधायी अधिनियमों या घटनाओं पर विचार करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विधायी अधिनियमों या घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से किसे राष्ट्रवादियों द्वारा राजनीतिक या बौद्धिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले उपायों के रूप में देखा गया था। ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 ये आपका नहीं देखा गया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए, 2 में आपका असंतोष की भावना उत्पन्न करने के विरुद्ध कानून 1898, ये बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904, ये भी आपका देखा गया उपायों क्या है? स्वतंत्रता को सीमित करने वाले उपायों के रूप में देखा गया था, दोनों देखा गया था। 4 में आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को भी
देखा गया था। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपका जो है सो बिल्कुल ठीक है, सटीक बैठता है मतलब कि। चलिए अगला 81 नंबर प्रश्न बताइए, भारत का एकमात्र आशा आम जनता से है, निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया? बताइए। भारत की एकमात्र आशा आम जनता से है, निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया? किसने यह कथन दिया था? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद दिए थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद ने यह कथन दिया था, भारत की एकमात्र आशा आम जनता से है। इनका मानना था कि भारत की पुनर्द्वार एक छोटे से शिक्षित कुलीन वर्ग का नहीं बल्कि आम लोगों के, विशेषकर गरीबों और शोषितों को जागृत शिक्षा और उत्थान पर निर्भर हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में लाइक का बटन है, थोड़ा सा प्यारा सा बटन आप दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। बताइए, बंगाल के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कथन 1 में आपका है, पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम आबादी अधिक थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 का विभाजन के बाद बनाए गए पश्चिम प्रांत में हिंदू आबादी अधिक थी, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है, राष्ट्रवादियों ने विभाजन को क्षेत्रीय और धार्मिक दोनों आधारों पर बंगाल को विभाजित करने का एक प्रयास रूप में देखा, जो कि कथन 2, 3 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो तीनों कथन सही किसके बारे में? क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। बंगाल के विभाजन के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। तीनों कथन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। पता निम्नलिखित में से किस विधायी उपाय ने वसीयत किए बिना मरने वाले हिंदू व्यक्ति को संपत्ति में पुत्री को पुत्र के साथ प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना? बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या जो? इसका सही उत्तर आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। ध्यान रखिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को हिंदुओं के बीच नरवसीयता यानी कि बिना वसीयत के उत्तराधिकारी से संबंधित कानून का संतिबद्ध और सुधारने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसने बेटियों को प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के रूप में मान्यता देकर महिलाओं को संपत्ति अधिकारों में काफ़ी सुधार किया। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा अगला नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है। बताइए, स्वदेशी आंदोलन के धार्मिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए कथन 1 में आपका है, राष्ट्रीय बैंकों और बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बिल्कुल कथन सही है। देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन क्या है? स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 में ब्रिटिश पूंजी पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय स्वामित्व वाले बैंकों और बीमा कंपनियों के वाणिज्यिक उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन किया। ध्यान में रखिएगा। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताएं। 1 तो सही है आपका। 2 में देखिए आपका है, स्वदेशी कपड़ा मिलों और माचिस के कारखानों को प्रोत्साहित किया गया, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है, इस आंदोलन ने रासायनिक उद्योगों की स्थापना को क्या हस्तोत्साहित किया। क्या कथन 3 आपका सही है? तो बताइएगा जी हुई है। कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग ध्यान पे क्वेश्चन पे रखिए, इधर उधर सोचिएगा। देखिए अभी आपका दिमाग कहाँ चल गया? दूसरा जगह पे देखते देखते यहाँ देख रहे, लेकिन दिमाग आपका कहीं और था। तो इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ध्यान को हमेशा भैया यहाँ पे रखिए। जब 1 घंटा आपको क्लास ही करना था, 1 घंटा कम से कम ध्यान यहाँ पे रख लीजिए बढ़िया से। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है? व्यक्ति और संस्था है। अब सूची 2 में संबंधित योगदान है। बताइए, आचार्य पीसी रे तो बंगाल में केवल स्वदेशी स्पोर्ट्स कहाँ है? देखिए ये जगह आपका 2 में। बताइए, अरविंदो घोष जो है नेशनल कॉलेज कोलकाता आपका यहाँ पे, सब याद है भी हमको। रविंद्रनाथ टैगोर की जगह एक स्वदेशी स्टोर स्थापित करने में मदद की।
यहाँ पे हो जाएगा। डी में जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये जो 15 अगस्त 1906 की स्थापना, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखने का लायक है भैया, बाकी ऑप्शन से छाट दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था वो वाला। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, 86 नंबर प्रश्न देखिए। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी प्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 19वीं सदी में राष्ट्रवादी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को आप बताएं। ध्यान रखिए, सही कथन को आपको क्या करना है, बताना है भैया, बिल्कुल बताना है, क्यों नहीं बताना है। तो एक में है, इसने आधिकारिक औपनिवेशिक नीतियां की आलोचना की और भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। क्या कथन एक आपका सही बोलेंगे तो जी भैया, आपका कथन एक तो बिल्कुल आपका सही है। कथन दो में आपका है, इसने स्वशासन, लोकतंत्र और औद्योगिकरण जैसे विचारों को लोकप्रिय बनाया। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में है, इसने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच संचार का हस्तोत्साहित किया, जो कि कथन तीन आपका भैया बिल्कुल आपका गलत है। क्या, कथन तीन आपका जो है सो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो एक और दो सही है किसके, 19वीं सदी। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, हमें समझ लीजिएगा, जब हम आंसर बोल देते हैं तो उसके बाद आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी प्रेस के संबंध में कथन एक और दो आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। तो लेखक है और भाषा है, बताइए एक में क्या बोल रहा है, कितने सुमिलित हैं, यहाँ पे ध्यान, कितने आपका सुमिलित हैं। एक है बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी, ये हो जाएगा आपका बंगाल, किस भाषा से हो जाएगा, तब बंगाली भाषा से हो जाएंगे, फिर बिल्कुल सुमिलित है। दो में लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ, बेजबरुआ, तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ किस भाषा से है, तो असमिया से है, क्या सुमिलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। विष्णु शास्त्री चिपलूनकरण, ये आपका मराठी, बिल्कुल सही सुमिलित हैं। बताइए अल्फाफ हुसैन अली, ये उर्दू, बिल्कुल सही सुमिलित, ध्यान रखिएगा। तो इसमें चारों, इसको याद करना बहुत जरूरी भी है, देखिए यहाँ पे VVI ये लिखा हुआ है सेट में VVI, ये चारों क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न बताइए, अकाल के वर्षों और विशेष रूप से अप्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कितने सुमिलित है ये आप लोग बताइए। क्या अकाल वर्षों और विशेष रूप से अकाल वर्षों और विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रभावित क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हमसे गलती हो गई तभी पढ़ने में, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। देखिए एक में 1860 से 61, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। दो में 1865 से 66, क्या उड़ीसा, बिल्कुल सही सुमिलित है। 1876 से लेकर 78 मैसूर है, तो हाँ मैसूर है, बिल्कुल सही है। 1943 में बंगाल है, तो बंगाल है, बिल्कुल सही सुमिलित है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों युग्म आपका जो है सो बिल्कुल सही सुमिलित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 89 नंबर प्रश्न बताइएगा, 1858 के बाद निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारतीय मामलों पर अनंत सर्वोच्च सत्ता अधिकार बनाए रखी। बताइए 1858 के बाद निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारतीय मामलों पर अत्यंत सर्वोच्च सत्ता अधिकार बनाए रखी। अधिकार आपका बनाए रखी थी, तो आपको ब्रिटिश संसद जो है बनाए रखी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों पर सर्वोच्च अधिकारी क्या प्राधिकारी बनी रही। इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और प्रशासन सीधे ब्रिटिश कानून को हस्ताक्षरित कर दिया। भारत के लिए राज्य उचित जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य होता था, भारतीय प्रशासन का व्यापक नियंत्रण रखता है और संसद का प्रति जवाबदेही था, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। बताइएगा प्रश्न नंबर 90 क्या बोल रहा है, इनमें से किस यूरोपीय नेता ने अपने राष्ट्रवादी संघर्षों के जरिए भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। बताइए इनमें से किस यूरोपीय नेता ने अपने राष्ट्रवादी संघर्षों के जरिए भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया था, तो कौन किया था, तो आपका देखिए जूसेप्पे मेजिनी ये आपको प्रेरित किए थे। जूपेसे गैरिबाल्डी बिल्कुल आपको प्रेरित किए थे।
आयरिश राष्ट्रवादी नेता, ये भी आपका जो है सो प्रेरित किए थे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, इसे क्वेश्चन का जानते हैं आंसर बताने का मन भी नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कौन सा आचार्य नहीं थे, हम पहले बताते हैं इसमें आचार्य कौन कौन थे। ध्यान रखिए इसमें आचार्य कौन कौन थे, तो ऑप्शन से छटा जाएगा। देखिए नागार्जुन, ये आपको बिल्कुल आचार्य थे। देखिए कौटिल्य, ये आपका अर्थशास्त्र, ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। ये बताइए कौटिल्य कहाँ से होंगे? देखिए शीत भद्र, ये आपका बिल्कुल होंगे। शांत रचित, ये बिल्कुल होंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आचार्य आपका नहीं थे। कहाँ के? नालंदा विश्वविद्यालय के, याद रखिएगा। चलिए अगला 92वां प्रश्न देखिए, भारत में प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किस योजना तैयार की थी? तो भारत के प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना तैयार की थी? कौन सी योजना तैयार की थी? तो आप लोग को पता होगा, आप सूर्योदय योजना जो आपका तैयार किए थे। कौन सा योजना? सूर्योदय योजना। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, सूर्योदय योजना के बारे में। देखिए सूर्योदय योजना का मौजूदा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था। महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से प्रेरित इस योजना में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों में भूमि सुधारों और विकेंद्रीकृत सहभागी नियोजन पर जोर दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 93 की ओर। बताइएगा, बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में पटना को आधिकारिक तौर पर घोषित करने वाला नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में पटना को आधिकारिक तौर पर घोषित करने वाला नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? बताइए, सबको आंसर आप लोग को मुंह पर होना चाहिए। 28 जनवरी 1916 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए 28 जनवरी 1916 को जारी अधिसूचित प्रांतीय राजधानी के रूप में पटना को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक मील के पत्थर साबित हुई। हालांकि बिहार और उड़ीसा प्रांत का निर्माण 1912 में हो गया था, लेकिन 1916 में इस अधिसूचना में प्रमुख सहकारी बुनियादी ढांचे का पूरा होने के बाद राजधानी के रूप में पटना की भूमिका औपचारिक रूप से पूर्ण प्रशासनिक संचालन में ला दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94वां प्रश्न, 1 दिसंबर 1913 में बिहार लोकसभा आधारशिला किसने रखी? बताइए, 1 दिसंबर 1913 को बिहार लोक भवन की आधारशिला किसने रखी? आधारशिला आपका लॉर्ड चार्ल्स वॉरेन हार्डिंग ने रखी थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। बताइएगा, बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली की सहायता के लिए गठित कार्यकारी परिषद के सदस्य इनमें से कौन थे? बताइए, इनमें से कौन थे? तो इनमें से जो है सो आपका कौन थे? देखिए E.A. गेट थे, और आपका E.B. लेविंगे थे, और आपका रामेश्वर सिंह थे, दरभंगा के महाराजा, ये भी आपका थे। ये आपका नहीं थे, ध्यान में रखिए, ये आपका जो है सो नहीं थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन जानते हैं। ठीक है, 22 मार्च 2012 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का निर्माण के साथ ब्रिटिश सरकार ने सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली के नेतृत्व में एक अलग प्रांतीय प्रशासन की स्थापना की। नवनिर्मित प्रांत की प्रशासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहायता के लिए 3 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दे रहे हैं भैया, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा बुरा लग जाता है भैया। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 96वां प्रश्न क्या बोला, बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन गलत है ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में आपका अंतिम औपचारिक घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1912 के तहत की गई थी। क्या कथन एक आपका सही है? किसके बारे में? बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन के संबंध में क्या आपका एक सही है? तो बिल्कुल आप लोग बोलिए जी भैया,
बिल्कुल गलत है, नहीं सही है। 2 में यह घोषणा 22 मार्च 1912 को जारी की गई थी, जिसमें से नए प्रांत सीमाओं का उल्लेख किया गया था। क्या सही है बताइए, सही है या फिर गलत है? आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला कौन सा कथन गलत है आपका, लेकिन गलत इसमें तो कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, कोई भी गलत नहीं है इसमें। 97 नंबर प्रश्न बताइएगा, भौगोलिक संकेतक और उन्हें प्रदान किए गए वर्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कितने सुमेलित हैं ये आप लोग को बताना है। क्या भौगोलिक संकेतक और उन्हें प्रदान किए गए वर्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और कितने सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। कितने सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिएगा, 1 में मधुबनी पेंटिंग 2007, क्या सही सुमेलित हैं? तो आप लोग बोलिएगा जी भैया बिल्कुल आपका सही सुमेलित हैं। 2 में आपका है सुजनी कढ़ाई 2006, क्या सही सुमेलित हैं? तो आप लोग बोलिए जी भैया ये भी आपका सही सुमेलित है। भागलपुरी का जर्दालू आम 2018, क्या सही सुमेलित हैं? तो आप लोग बोलिए जी भैया आपको बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ध्यान रखिए कितने सुमेलित हैं, तो ये आपका तीनों जो है सो सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन पे भैया देखिएगा तो उसको तोड़ दीजिए इधर के एकदम से। हीरो क्वेश्चन नहीं तोड़ पाइएगा तो फिर आप ही टूट जाइएगा एग्जाम में। तो बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन AIIT पटना में किया गया, उनका नाम क्या है? IIT पटना में किया गया, उसका नाम क्या है? बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन तुम देखबे नहीं किए हैं, परम रुद्र है भैया, ध्यान रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न बताइएगा, कथन 1 है कारण आर है। कथन 1 है और कारण आर है। कथन 1 में क्या है? मानसून के प्रवाह के बावजूद बिहार की जलवायु में महाद्वीपीयता का स्पष्ट विशेषता पाई जाती है। क्या कथन ए आपका सही है? तो कथन 1 आपको बोलिएगा जी भैया बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर राज्य के भीतर स्थिति के कारण यहाँ तापमान में मौसम का अंतर काफ़ी अधिक होता है। क्या मौसम में अंतर काफ़ी अधिक होता है? क्या कारण आर आपका सही है? तो बोलिएगा जी भैया कारण आर भी आपका जो है सो बिल्कुल सही है। तो ये कारण आर तो आपका सही है, लेकिन क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है? ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपका जी हाँ, आर ए की आपका सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों आपका सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। याद रखिएगा, वीडियो को याद करते जाइएगा भी। इतना सॉलिड पढ़ा रहा है, इतना बढ़िया से एकदम, तो कितना कोई एकदम कोई नहीं कराता था ना यूट्यूब पे। तो किसी का भी आप वीडियो देख लीजिएगा, जितना बढ़िया से हम करा रहे हैं उतना बढ़िया से कोई नहीं करवाता है। कथन 1 है और कारण आर है। बताइए कथन 1 में क्या बोल रहा है? बिहार की मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड और हुमस की कमी होती है। क्या होती है? फास्फोरिक एसिड और हुमस की कमी होती है। क्या कथन ए आपका सही है? तो कथन 1 बोलिएगा जी भैया आपका बिल्कुल सही है बा, बिल्कुल सही बा। दूर कारण आर में आपका जलोढ़ मिट्टी हमेशा रासायनिक रूप से समृद्ध होती है और उनमें कभी भी खाद की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि कारण आर भी आपका जो है सो बिल्कुल सही है, नहीं गलत है। ध्यान में रखिएगा भैया, गलत है। अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हालांकि जलोढ़ मिट्टी में प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होती है और इसमें से पोटास और चूना जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन इसमें आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों में समान रूप से समृद्ध नहीं होती है। इसे आमतौर पर नाइट्रोजन, हुमस और फास्फोरस की कमी होती है, इसीलिए इन्हें उर्वरक और जैविक खाद नियम का उपयोग की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए। तो ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 101 नंबर प्रश्न बताइए, कथन है और कारण आर है। कथन ए में क्या है? गर्मियों के मौसम में बिहार में लू हवाएं एक अहम मौसम विशेषताएं हैं। कारण आर में क्या? कथन एक आपका सही है, पहले यहाँ बता दीजिए। कथन एक सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। क्या कथन एक आपका बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में है आपका, देखिए ये ठंडी और आर्द्र हवाएं होती है जो आमतौर पर दोपहर में गर्मी के असर को कम करती है। क्या होता है? गर्मी के असर को कम करती है। कारण आर भी जो है आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। तो ए सही है और आर गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर चलिए 102 नंबर प्रश्न बताइएगा।
डॉक्टर मनीष मंडल को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर चुना गया? बताइए, डॉक्टर मनीष मंडल को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर चुना गया था? पैसिफिक का आपका गवर्नर चुना गया था, तो ये आपका देखिए इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन के रूप में आपका जो है सो क्या चुना गया था? बताइए, पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर चुना गया था। ध्यान में रखिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए इंदिरा गांधी, देखिए इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन के एक वैश्विक प्रोफेसर संगठन है जो सर्जिकल शिक्षा अनुसंधान प्राचीन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी भार के सर्जन को एक साथ लाता है। डॉक्टर मंडल का चुना जाना बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह भारतीय चिकित्सा पेशेवरों की बढ़ती वैश्विक मान्यता को भी उजागर करता है। ध्यान रखिए भैया, इतना डिफिनेशन आपको पूरा यूट्यूब जगत में कोई नहीं है भैया जो पढ़ाने वाला होगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हर एक सेट हम डालेंगे तो आप लोग के पास पहुंच सके। और वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो फिर आप लोग तो टंगा जाइएगा बीच में, देखना तो जरूरी है। अनुकूल रॉय को हाल में बिहार के मुख्य सचिव द्वारा किस प्रतियोगिता में उनको शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? बताइए, अनुकूल रॉय को हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव द्वारा किस प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी 2025-26 में बहुत बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दिए थे। देखिए बिहार के मुख्य सचिव 2025-26 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए पटना स्थित विद्युत भवन में अनुकूल रॉय को सम्मानित किया। अनुकूल रॉय को टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जो प्रतियोगिता में उनके असाधारण योगदान को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण योजना इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? तो बिहार में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण परियोजना इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? आपका सोन नदी पर स्थित है। ज़्यादा नहीं बताएंगे भैया उसके बारे में। बताइए, पारंपरिक हस्तशिल्प को अपने योगदान के लिए मशहूर क्या बिंदेश्वरी देवी इनमें से किस कला की जानी मानी कलाकार थी? तो बिंदेश्वरी देवी इनमें से किस कला की जानी मानी कलाकार थी? तो ये जो आपका जानी मानी कलाकार थी आपका सिक्की घास शिल्प का आपका जो है जानी मानी कलाकार थी। ध्यान में रखिए। देखिए बिंदेश्वरी देवी बिहार की एक प्रसिद्ध शिल्पकारी थी और सिक्की घास शिल्प की सबसे प्रतिष्ठा हस्ती मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। बताइए, मंजूषा कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मंजूषा कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है इसे स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में है यह बिहुला बिसारी लोकसभा लोक कथा पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सही है। 3 में आपका है 2012 में मंजूषा कला के लिए पहला सीता देवी पुरस्कार स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी को प्रदान किया गया था। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जो मंजूषा कला के संबंध में तीनों कथन आपका जो है सही है। इसको आप एक बार पढ़िए और इसको थोड़ा सा याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। बताइएगा, चंपारण जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? चंपारण जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? बताइए। तो ये आपका 4 अक्टूबर 1917 को सौंपी गई थी। ध्यान में रखिए कब सौंपी गई थी? 4 अक्टूबर 1917 को सौंपी गई थी। चलिए क्या इसके बारे में थोड़ा सा हम डिफिनेशन में बताएं। देखिए, चंपारण जांच समिति की पहली बैठक 11 जुलाई 1917 को हुई थी। कई बैठकों में क्षेत्रीय निरीक्षकों के बाद इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 अक्टूबर 1917 को प्रस्तुत की। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108 की। बताइए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो कब शामिल हुए थे? आप लोग को पता होगा, ये आपका 1929 में शामिल हुए थे। देखिए, अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जयप्रकाश नारायण 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लौटे और उन्हें कार्ल मार्क्स के विचारों का गहरा बौद्धिक प्रभाव था।
और भारत में वापसी के दौरान उन्हें लंदन और भारत में कई कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक क्रांति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। 109 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? बताइए। वन लाइनर है। बिहार केसरी के नाम से आपका श्री कृष्ण जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा उतना क्या बोलने वाला है। कैसे लोग मालगुजारी लट्ठा हमारा जिंदाबाद का नारा किस समाज सुधारक से संबंधित है? बताइए। कैसे लोग मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद का नारा समाज सुधारक से संबंधित है? किस समाज सुधारक से संबंधित हैं? ये सबको पता है भैया। स्वामी सदानंद सरस्वती से आपका जो है सो संबंधित हैं। 111 नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताइए। क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 बोलिएगा जी भैया, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। 2 में इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। रेपो रेट की मौद्रिक नीति के साधनों में एक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो तीनों कथन सही है भारतीय रिजर्व बैंकों के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 112 की ओर। बताइए। 112 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 2025 में दुनिया के सामान का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा था? 2025 में दुनिया में सामान का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? आयातक देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, सबको पता है भैया। हाल ही में तो यही चल रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की आधिकारिक अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की आधिकारिक अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसीलिए हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेते हुए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आए। इसलिए तो हम प्रश्न एक बार पढ़ के भी आधा घंटा में वीडियो खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रश्न हम 2 बार पढ़ते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में थोड़ा सा बढ़िया से रहे। बताइए। गिफन वस्तु वह है जिसके लिए, क्या गिफन वस्तु वह है जिसके लिए कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है? क्या होती है? कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। 15 नंबर प्रश्न बताइए। भारत में आर्थिक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? भारत में आर्थिक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो कथन 1 में 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही। कथन 2 में है पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास पर जोर दिया गया। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत में आर्थिक योजना के बारे में तीनों कथन आपका सही है। वीडियो थोड़ा सा पॉज करके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। बताइए। राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? बताइए। राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो आपका कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आ रहा है भैया, थोड़ा सा यहाँ हम लोग फास्ट से निकलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मेरे पल्ले एकदम बिल्कुल भी नहीं पड़ता है भैया। भारत में मूल सूचकांकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में मूल सूचकांकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। कथन 1 में है थोक मूल्य सूचकांक WPI मूल थोक मूल्यों पर आधारित है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खुदरा मूल्यों में बदलाव को मापता है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में भारतीय रिजर्व बैंक अपने ढांचे के तहत WPI मुद्रास्फीति को लक्षित करता है, जो कि कथन 3 भी आपका जो है सो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। भारतीय मूल्य सूचकांकों के बारे में कथन 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 सही होगा तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए। तो आप लोग जानते कि नहीं जानते, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 की बताइए। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति किससे संबंधित हैं?
तो बताइए किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है गरीबी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन लाइनर पर भी है तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट निकलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए किस चार्टर एक्ट ने सबसे पहले गवर्नर जनरल को काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। तो किस चार्टर एक्ट ने सबसे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग और विधायी और कार्यक्रम कार्यों को अलग किया, तो फिर कौन किए थे, तो ये आपके किए थे चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 आपका इसके द्वारा हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर चलिए 120 नंबर प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या प्रस्तावना में उद्देश्य है, सूची 2 में क्या विषय वस्तु है। प्रस्तावना का उद्देश्य है और विषय वस्तु है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको चलिए मिलान करते हैं तो देखिए कितना मज़ा आने वाला, थोड़ा सा देखिएगा। न्याय का विषय वस्तु क्या है, तो न्याय का सामाजिक आर्थिक और राजनीति है। क्या सामाजिक आर्थिक और राजनीति कहाँ है, तो आपका ये 3 में है। बताइए स्वतंत्रता आपका जो है विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की, ध्यान में रखिए। विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म की उपासना की, ध्यान रखिए। ये आपका 1 में हो जाएगा। बताइए समानता आपका हो जाएगा, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता, ये आपका हो जाएगा 2 में। बाकी आपका बंधुत्व हो गया आपका 4 में। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आप लोग वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए भी यार, इसको याद कीजिए। देखिए आपका यहाँ एकता की सुनिश्चित करना, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, इसको थोड़ा सा याद कीजिए। तो 120 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिना ऑप्शन देखे ही इसको क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। बताइए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य में अनुच्छेद 33 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। बताइए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 33 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। तो कौन सी श्रेणी आपका शामिल नहीं है, तो आपका जो है सो राज्य अग्निशमन सेवाएं जो है आपका शामिल नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों लोक व्यवस्था बनाए रखने वाली बलों जैसे पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां तथा समान सेवाओं के संसदीयों को मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन 1 में आपका है नीति निर्देशक तत्वों को कानून का मान्यता प्राप्त है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, जो गलत है इसका सही हम लोग देखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कोई कानून प्रवर्तन नहीं होता है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गैर न्याय संगत हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दो देखिए आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 123 की ओर। बताइए जनहित याचिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जनहित याचिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में यह लोकस स्टडी की पारंपरिक आवश्यकता में ढील देती है, बिल्कुल सही है। 2 में है अदालत उसे भेजे गए पत्र को रिट याचिका के रूप में मान सकती है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है इसे 2 पक्षों के बीच निजी विवाद को सुलझाने के लिए दायर किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 124 की ओर। तो यदि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने में विफल रहता है तो वह आपका मुख्यमंत्री नहीं रहता है, ध्यान में रखिएगा। बाप रे बाप। तो यदि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति निर्धारित समय के सीमा के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने में विफल रहता है तो वह मुख्यमंत्री नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। 125 नंबर प्रश्न। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और भारत के
जूली संस्कृति के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित करने का निर्देश देता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और इसे भारत की मिली जुली संस्कृति के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित करने का निर्देश देता है। विकसित करने का निर्देश आपको कौन देता था? अनुच्छेद 351 देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। बताइए कथन 1 है कारण आर। कथन 1 में चुनाव आयोग चुनाव के समय एक बड़े तंत्र के माध्यम से चुनाव करवाता है, जो कि कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही। कारण आर में इस चुनाव तंत्र के आधिकारिक चुनाव आयोग के अस्थायी कर्मचारी होते हैं, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए, तो ए सही है और आर आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। बताइएगा प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो राज्यसभा का सदस्य की प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जो कि कथन 1 ही आपका बिल्कुल सही है। हम तो पूरा भी ऑप्शन पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए बी में आपका दिया हुआ प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 की। और किसी राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना किसके बारे में? किसी राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बताइए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। कथन 1 में महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च विधि के अधिकारी होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 में महाधिवक्ता 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए पद धारण करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 129। देखिए क्या है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहने वाली गर्म समुद्री धारा है। सबसे गर्म समुद्री धारा है, सबसे गर्म समुद्री धारा कौन सा? जल्दी बताइए। गल्फ हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 में क्या अस्थायी हवा है? क्षेत्र है, अस्थायी हवा और क्षेत्र हैं। चलिए बताइए चिनूक किस क्षेत्र में बताया? चिनूक आपका किस क्षेत्र में बताया? चिनूक जो है सो आपका चिनूक आपका जो है सो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में बताया, ध्यान में रखिएगा। बताइए मिस्ट्रल आपका फ्रांस में बताया, ध्यान में रखिएगा। लू आपका उत्तरी भारत में बताया, फान आपका अल्पास में बताया, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो। चलिए फास्ट जल्दी से निकलते हैं, जल्दी से, एकदम टाइम नहीं है, एकदम से देखते कितना जल्दी आप लोग कैच कर पाते हैं इसको। बताइए भ्रंश के दौरान खंडित चट्टानों स्तर को विस्थापन जिस रेखा के अनुदेश से होता है तो उसे रूप में क्या कहा जाता है? तो भ्रंश के दौरान खंडित चट्टानी स्तरों का विस्थापन जिस रेखा के अनुदिश होता है उसे विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे विशेष रूप से जो है आपका क्या कहा जाता है? बताइए विशेष रूप से आपका भ्रंश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष रूप से आपको भ्रंश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो समुद्री क्षेत्र किस पट्टी को फ्यूरिम फिफ्टीज के नाम से जानता है? फ्यूरियस 50 के नाम से जाना जाता है। समुद्री क्षेत्र के किस पट्टी को फ्यूरिश 50 के नाम से जाना जाता है? 50 के नाम से आपका जाना जाता है। तो भी ऑप्शन नंबर सी जो 50 डिग्री सेल्सियस लेगा, 60 डिग्री सेल्सियस, सारे इसको सेल्सियस में पढ़ेंगे भाई, थोड़ा बता दीजिएगा इसको क्या पढ़ेंगे। इसको हमको उतना समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि को नाविक किस नाम से उपनाम से जानते हैं? तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि को नाविक किस उपनाम से जानते हैं? तो किस उपनाम से जानते हैं? तो ये आपका द थ्रोट ऑफ कॉन्स्टेंटी नेपाल के नाम से जाना जाता है। देखिए द थ्रोट ऑफ कॉन्स्टेंट नेपाल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 134 की ओर। अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो गया पढ़ने में तो आप लोग प्लीज भैया माफ कर दीजिएगा। कथन 1 का कारण आ रहा है। कथन ए में आपका क्या है? माना जाता है कि अत्यधिक उच्च तापमान के बावजूद पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग में पदार्थ एक प्लास्टिक यानी कि ठोस अवस्था में मौजूद है, जो कि कथन 1 आपका जो है सो क्या है? बिल्कुल सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल आपका सत्य है। कारण आर में पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर लगातार तापमान बढ़ता है, जो कि कारण आर आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो आर सही है, ध्यान रखिएगा। और क्या आपका
आर्य की सही व्याख्या करता है तो नहीं, आर्य की सही व्याख्या आपका नहीं करता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा 135 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। भूकंप मापने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग बताइए। इसके भूकंप नापने के संबंध में क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका दिमाग से गया कहाँ से आप लोग भूल गए। देखिए, रिएक्टर पैमाने मुक्त हुई ऊर्जा के आधार पर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो ये कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है मर्केली मैपान क्या पैमान, मर्केली पैमान भूकंपीय तरंगों की यांत्रिक रिकॉर्डिंग का उपयोग करके भूकंप की तीव्रता निर्धारित करती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक कथन आपका बिल्कुल सही है। भूकंप पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और 136 नंबर प्रश्न बताइएगा। ड्रमलिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने होते हैं। बताइए, ड्रमलिन मुख्य रूप से किस सामग्री से बने होते हैं। तो ये आपका जो है सो हिमनद निक्षेप से आपका बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 137 नंबर प्रश्न। सिंडर शंकु ज्वालामुखियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सिंडर शंकु ज्वालामुखियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये कथन आप बताइए, ध्यान रखिएगा। तो कथन एक में है ये मुख्य रूप से ढीले सिंडर से बने होते हैं और आमतौर पर शिखर पर एक क्रेटर के साथ इनके किनारे खाली ढलान वाले होते हैं, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में ये अंतर्वेधी अग्र चट्टान हैं जो पृथ्वी के भूपर्पटी गहराई से बनती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या था जल्दी बताइए, पहले क्वेश्चन क्या था, फंस गए ना, बोले ना भैया कि क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे आप भूल गए। देखिए क्वेश्चन क्या था, सिंडर शंकु ज्वालामुखियों के संबंध में, क्या है, सिंडर शंकु ज्वालामुखियों के संबंध में कथन एक आपका सही है। क्वेश्चन दिमाग से उड़ जाएगा भैया तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए जरा। यही क्वेश्चन उड़ावे के चक्कर में हम तो यहाँ पे 5 साल से लटका रहे हैं पटने में। भारत की हिमालय नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की हिमालय नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए बिना ऑप्शन देखें आप बता दें कि सही है या फिर गलत है, आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ ऑप्शन से। बताइए, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर झील कैलाश पर्वत क्षेत्र के आसपास होता है, बिल्कुल सही है भैया, कोई शक है ना इसमें। देखिए, तंसा गपो नदी नामचा बारवा के आसपास विश्व की सबसे गहरी घाटी टकराकर भारत में प्रवेश करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तीन में आपका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के विपरीत गंगा नदी का मुख्य उद्गम हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में है, जो कि कथन तीन भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला कौन सा कथन गलत है, गलत लेकिन एक वो नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बोला, क्वेश्चन क्या था, भारत के हिमालय नदी प्रणाली के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही। इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है भैया, VVI क्वेश्चन है ये, कहीं से भी पूछ जाएगा, सतलुज पूछ देगा या फिर सिंधु पूछ देगा या ब्रह्मपुत्रा पूछ देगा या गंगा नदी पूछ देगा, तो आप लोग फंस जाइएगा इसमें। 139वां प्रश्न बताइए, भारत में खनिजों की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब भारत में खनिजों की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। तो कथन एक में है व्यावसायिक महत्व वाले काइनाइट भंडार मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में भारत के क्रोमाइट के सबसे बड़े भंडार सुकिंद्रा घाटी अल्ट्रामाफिक चट्टानों से जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कथन तीन में सम्मेलन मैग्नेसाइट भंडार अनुवंशिकी रूप से धरवाड़ सुपर ग्रुप से जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत, ध्यान में रखिएगा। तो 139 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। बताइए, अल नीनो घटना के विकास में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, अल नीनो घटना के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है या फिर गलत है। देखिए, एक में भूमध्य रेखीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कमजोर होने से गर्म सतही जल भूमध्य रेखीय प्रशांत के पूर्व की ओर
खिसक जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, कोई शक नहीं है। अल नीनो के दौरान पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में थर्मोक्लाइन गहरा हो जाता है, जिसके रूप में पेरू और इक्वाडोर के तट पर तटीय अपवेलिंग दब जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है अल नीनो के दौरान पावर सर्कुलेशन मजबूत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में संवहन बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो अल नीनो घटना के विकास के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है। तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे तो 1 और 2 आपका सही है, 3 आपका गलत है। बताइए एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र से उसी तरह संबंधित हैं जैसे हम्पी 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 कर्नाटक से संबंधित हैं। क्या भैया आप इतनों नहीं बोल पाते हैं। एलोरा की गुफाएं जैसे महाराष्ट्र से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि हम्पी कर्नाटक से संबंधित हैं। चलिए 142 नंबर प्रश्न देखिए, आपको लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा भैया। इसका आंसर हम बताते हैं। एक इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 143 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा भैया, रीजनिंग है, बात समझिए थोड़ा सा, हमको नहीं फंसाइए इस समय, इतना यहाँ पे जगह नहीं है जो कि हम बना पाएंगे। 144 का आंसर आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर, क्वेश्चन देख लीजिए, 145 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग खुद सॉल्व करके बताइएगा, PDF इसको आपका टेलीग्राम पर भी तुरंत मिल जाएगा। 146 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 148 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 150 नंबर प्रश्न कहाँ चला गया भैया, कहाँ चला गया भैया, यहाँ पे है भैया, आप छुपे हुए हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।